द बहुजन लेंस पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ये दस्तावेज जो है वो कांशीराम की सांस्कृतिक राजनीति और बहुजन समाज पार्टी मतलब बसपा की शुरुआती गठन और विकास की कहानी को परत दर परत खोलता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक राजनीतिक दल कैसे बना उसकी कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में सामाजिक परिवर्तन और कैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया और जो हाशिए पर समुदाय थे उनको संगठित करने की एक बहुत ही अनूठी रणनीति का विश्लेषण है इसमें। बिल्कुल। तो हम यही देखेंगे कि कैसे कांशीराम जी महाराष्ट्र से दिल्ली आकर और अपनी जो शुरुआती अनुभव थे बामसेफ और DS4 वाले। हाँ, बामसेफ मतलब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, जो सरकारी कर्मचारियों का संगठन था, और DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जो थोड़ा ज्यादा जमीनी था। हाँ, तो उन अनुभवों से सीखते हुए उन्होंने कैसे एक अखिल भारतीय राजनीतिक दल की जरूरत महसूस की और फिर किन परिस्थितियों में वो तारीख 14 अप्रैल 1984 उस दिन बसपा का जन्म हुआ। हम उस दौर के सामाजिक राजनीतिक माहौल पर भी नजर डालेंगे, खासकर वो मंडल कमीशन वाली रिपोर्ट और उसके बाद जो उथल पुथल हुई थी। हाँ, वो तारीख बहुत अहम है। 14 अप्रैल बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्मदिन और जगत थी दिल्ली का बोट क्लब जहां बसपा की स्थापना की घोषणा हुई। माहौल, जैसा आपने कहा, बिल्कुल गर्म था। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई थी। बिल्कुल। देखिए, मंडल कमीशन बना तो 1979 में था और रिपोर्ट 1980 में आ गई थी। इसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश थी, जो कि उस वक्त लागू नहीं हुई थी। हाँ, लागू नहीं हुई थी। फिर जब 1989-90 में वीपी सिंह सरकार आई और उन्होंने इसे लागू करने का ऐलान किया, तब देश भर में, खासकर सवर्ण छात्रों में, बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। प्रदर्शन हुए, आत्मदाह तक की घटनाएं हुई। हाँ, मुझे याद है राजीव गोस्वामी का मामला। बहुत तनावपूर्ण समय था वो। बहुत ज्यादा। और बसपा ने, कह सकते हैं, इस मौके का इस्तेमाल किया। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को बहुजन, या मतलब जो बहुसंख्यक हैं, उनके बैनर तले लाने की कोशिश की। और उनका नारा भी तो यही था, मंडल आयोग लागू करो वरना गद्दी छोड़ो। बिल्कुल यही नारा था। और इसी नारे के साथ बसपा ने अगस्त 1984 में, यानी पार्टी बनने के कुछ ही महीने बाद, एक बड़ा जेल भरो आंदोलन शुरू किया। दिल्ली के बोट क्लब से ही? हाँ, वहीं से हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे, जिसमें महिलाएं भी काफी थी। ये मंडल कमीशन के समर्थन में पहला बड़ा आंदोलन माना जाता है। और फिर पार्टी बनने के सिर्फ 7 महीने बाद 1984 के आम चुनाव आ गए। नई पार्टी थी, लेकिन बसपा ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में उम्मीदवार उतारे। और नतीजे भी चौंकाने वाले थे एक नई पार्टी के लिए। 10 लाख से ज्यादा वोट मिले उन्हें, जिसमें से, और ये दिलचस्प है, करीब 6 लाख वोट अकेले उत्तर प्रदेश से थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और फिर 3 महीने बाद जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा के वोट और बढ़ गए, करीब 3 लाख और। तो जाहिर है इसी शुरुआती सफलता ने कांशीराम जी को उत्तर प्रदेश पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया होगा। बिल्कुल। ये एक साफ संकेत था कि उत्तर प्रदेश में उनके लिए जमीन तैयार है। अब ये समझना जरूरी है कि उस वक्त यूपी का सामाजिक राजनीतिक माहौल ऐसा क्यों था कि बसपा के लिए इतनी उर्वर जमीन साबित हुई। हाँ, वो क्या खास बात थी यूपी में? देखिए, आजादी के बाद लंबे समय तक, करीब 1967 तक, तो कांग्रेस का ही दबदबा रहा। फिर 67 से 89 तक का जो दौर था, उसमें मध्यम और धनी किसान, खासकर पिछड़ी जातियों के, उनका उभार हुआ। लेकिन लीडरशिप फिर भी काफी हद तक सवर्णों के पास ही थी। और 89 के बाद? 1989 के बाद का दौर असल में ओबीसी और दलित नेतृत्व के मुखर होने का है। और ठीक इसी दौर में बसपा तेजी से उभरती है। इसी समय दूसरी तरफ हिंदूवादी पहचान को संगठित करने की कोशिशें भी तेज हो रही थी। तो मुकाबला कई मोर्चों पर था। ये बात थोड़ी हैरान करती है कि काशीराम जी खुद पंजाब के थे, जहां देश की सबसे ज्यादा दलित आबादी है, करीब 29%, लेकिन बसपा को पंजाब में वैसी सफलता नहीं मिली जैसी यूपी में। ऐसा क्यों? हाँ, ये सवाल जरूरी है। दस्तावेज इसके कई कारण बताता है। पहला तो शायद ये कि पंजाब के दलितों को उत्तर प्रदेश जैसा वैसा तीव्र रोजमर्रा का जातिगत भेदभाव और सामाजिक अपमान शायद उस हद तक नहीं झेलना पड़ा। सिख धर्म के असर की वजह से? कुछ हद तक हाँ। सिख धर्म का जो समतावादी संदेश है, उसका कुछ असर जरूर था।
हालांकि ये भी सच है कि जमीन पर जातिगत विभाजन वहां भी थे। मजहबी सिख और जाट सिख के बीच काफी तनाव रहता था। और सामाजिक संरचना का भी फर्क था शायद। यूपी में ब्राह्मणवाद का जोर, पंजाब में जाटों का। बिल्कुल। पंजाब में ब्राह्मणों की जगह जाट समुदाय का सामाजिक और राजनीतिक दबदबा था, तो वो ब्राह्मणवाद विरोधी गुस्सा जो यूपी के दलितों और पिछड़ों में था, वैसा तीव्र गुस्सा शायद पंजाब में नहीं पनप पाया। और फिर आर्य समाज और आदिधम जैसे सुधार आंदोलनों का भी अपना प्रभाव था। आर्थिक स्थिति और आंतरिक विभाजन का भी जिक्र है। हाँ, आर्थिक रूप से भी पंजाब के दलित यूपी के दलितों से थोड़े बेहतर थे। सिर्फ खेती मजदूरी पर निर्भर नहीं थे, और भी काम करते थे। बाहर जाने, माइग्रेशन से भी फर्क पड़ा था। और उनमें आपस में भी बहुत विभाजन था। करीब 37 उपजातियां बताई गई हैं। काशीराम जी ने खुद महसूस किया था कि पंजाब का दलित समाज बहुत बटा हुआ है। उन्हें एक पहचान के नीचे लाना मुश्किल है। और शायद वहाँ पहले से ही दूसरी पार्टियों में दलितों का प्रतिनिधित्व था। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। कांग्रेस, अकाली दल, यहाँ तक कि भाजपा में भी दलितों की नुमाइंदगी थी। तो बसपा के लिए वहाँ स्पेस बनाना ज्यादा मुश्किल था। इसके उलट उत्तर प्रदेश, एक तरफ ब्राह्मणवादी वर्चस्व का गढ़, तो दूसरी तरफ बुद्ध, कबीर, रविदास जैसे ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलनों का केंद्र भी। सही कहा, यहाँ विरोधाभास ज्यादा गहरे थे, और शायद इसीलिए विद्रोह की जमीन भी ज्यादा उपजाऊ मिली। कांशीराम जी ने यूपी में दलितों की राजनीतिक चेतना और संगठित होने की क्षमता को पहचाना, खासकर चमार समुदाय में। हाँ, दस्तावेज में चमार समुदाय की राजनीतिक जागरूकता का खास जिक्र है। बिल्कुल। कांशीराम ही का मानना था कि ब्राह्मणों के बाद अगर देश में कोई समुदाय सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और संगठित है तो वो चमार हैं। ये समुदाय आज़ादी से पहले ही शिक्षा की तरफ बढ़ चुका था, और उन्होंने 1950 के दशक में एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन भी चलाया था, नाड़ा मवेशी आंदोलन। अच्छा, ये क्या था? ये उनके ऊपर जो थोपे गए अपमानजनक काम थे, जैसे मरे हुए जानवरों का चमड़ा निकालना, नाल काटना, उनको छोड़ने के लिए था। इससे न सिर्फ उन्हें सामाजिक सम्मान मिला, बल्कि संगठित होकर लड़ने का आत्मविश्वास भी आया। तो कांशीराम जी को यूपी में, खासकर इस समुदाय में, बसपा के लिए एक तैयार आधार मिल गया। ने वो मशहूर नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सीधा सीधा लोकतंत्र में संख्या बल के महत्व को बताता था। ये लोहिया जी के नारे का ही विस्तार लगता है, पिछड़े पांव हैं 100 में 60। हाँ, कह सकते हैं। लोहिया जी ने पिछड़ों की बात की, कांशीराम जी ने उसे बहुजन तक फैला दिया। बसपा का मूल दर्शन ही यही था, बहुजन, यानी देश की 85% आबादी, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सवा गए, उनको अल्पजन के वर्चस्व से मुक्त कराना। हाँ, यानी जो 15% सवर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व से मुक्ति। और ये सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं थी, जैसा दस्तावेज कहता है। ये एक आंदोलन, एक मिशन था। बिल्कुल, सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने का मिशन। कांशीराम जी बार बार ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह की बात करते थे और लोगों से डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलने को कहते थे। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये बसपा की आइडियोलॉजी का कोर था। और इसी आइडियोलॉजी को जमीन पर लाने के लिए सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ, बहुत सोच समझकर, जिसमें सबसे बड़ा है चुनाव चिन्ह हाथी। हाँ, हाथी सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं था, इसके पीछे गहरे अर्थ थे। ये कांशीराम जी की सांस्कृतिक राजनीति का बेहतरीन उदाहरण है। क्या क्या अर्थ थे इसके? देखिए, दस्तावेज कई बातें बताता है। एक तो ये कि हाथी बहुसंख्यक उत्पीड़ित समाज यानी बहुजन का प्रतीक है, और उस पर बैठा मनुवादी महावत यानी सवर्ण लोहे के अंकुश से उससे तब तक मारता है जब तक खून ना निकले। मतलब ये शोषण का प्रतीक है जिससे आजादी पानी है। अच्छा, और दूसरा, ये कड़ी मेहनत का भी प्रतीक है। जैसे हाथी जंगल से लकड़ी ढोता है पर खुद पत्ते खाकर रहता है, वैसे ही बहुजन समाज देश के लिए मेहनत करता है, पर उसे मिलता बहुत कम है। जबकि ऊंची जातियां, दस्तावेज के शब्दों में, पौष्टिक भोजन करती हैं। ये आर्थिक असमानता दिखाता है। और बौद्ध धर्म से भी जुड़ाव था इसका। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जातक कथाओं में हाथी आता है। बुद्ध की मां महामाया ने सपने में सफेद हाथी देखा था, तो बौद्ध परंपरा में हाथी पवित्र है, शुभ है। और शायद आम्बेडकर जी की पार्टी से भी कोई कनेक्शन था। बिल्कुल, चौथा पहलू यही था। हाथी डॉक्टर अंबेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई का भी चिन्ह था। तो हाथी अपनाने से आरपीआई के लोगों और अंबेडकरवादियों के लिए बसपा से जुड़ना आसान हो गया, भावनात्मक रूप से। और पांचवा पहलू? पांचवा ये कि हाथी कई दलित और पिछड़ी जातियों के लोक देवियों का वाहन भी माना जाता है, तो ये लोक आस्था से भी जुड़ गया। बाप रे, मतलब एक ही चिन्ह में उत्पीड़न, मेहनत, बौद्ध विरासत, आम्बेडकर की विरासत, लोक आस्था, सब कुछ।
कमाल की रणनीति। हाँ, और पार्टी का झंडा भी नीला चुना, जिस पर हाथी बना था। नीला रंग भी अंबेडकरवादी आंदोलन का प्रतीक है। तो ये सांस्कृतिक राजनीति सिर्फ बड़े प्रतीकों तक नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। काशीराम जी ने हर दलित और पिछड़ी जाति के स्थानीय संतों, गुरुओं, नायकों को खोजना और उन्हें महत्व देना शुरू किया। उनकी कहानियां, उनके गीत, उनकी बातें इकट्ठी करने के लिए ब्लॉक स्तर पर कमेटियां बनाई, जिसमें स्थानीय कार्यकर्ता, टीचर वगैरह शामिल थे। जैसे कि रविदास, कबीर, गाजीदास, शिवनारायण, जिन्होंने जातिवाद का विरोध किया था। हाँ, इन संतों को प्रमुखता दी। ये वैसे भी दलित समाज में बहुत माने जाते थे। बसपा ने उन्हें अपनी विचारधारा से जोड़ा। फिर इन पे किताबें वगैरह भी छापी गई। हाँ, अगला कदम यही था। इन नायकों और संतों की छोटी छोटी जीवनियां लिखी गईं, सस्ते कागज पर, कम कीमत पर या मुफ्त में। रैलियों में, मेलों में, चेतना मंडपों में खूब बांटी गईं। मकसद था घर घर तक इनकी कहानी पहुंचाना। और फिर इन्हें चेहरा भी दिया गया। हाँ, ये और भी दिलचस्प था। काशीराम जी और दूसरे नेता चित्रकारों के साथ बैठे और इन नायकों के भले ही काल्पनिक हों पर रेखाचित्र बनवाए। फिर इनके पोस्टर, कैलेंडर छापे गए। और ये पोस्टर दलितों के घरों में लगने लगे। हाँ, देवी देवताओं या बुद्ध की तस्वीरों के साथ। ये एक तरह की साइलेंट रेवोल्यूशन थी, अपने नायकों को सम्मान देना। दस्तावेज में कई स्थानीय नायकों के नाम हैं जिन्हें उभारा गया। हाँ, जैसे बुंदेलखंड की झलकारी बाई कोरी, लखनऊ के बिजली महाराज पासी, अवध की उदा देवी पासी, पूर्वांचल की महामाया बौद्ध, बनारस के संत रविदास। और 1857 के गुमनाम दलित नायकों को भी खोजा गया। बिल्कुल, बालू मेहतर, चेतराम जाटव, बांके चमार, मातादीन भंगी, झलकारी बाई, उदा देवी, अवंतीबाई लोधी, महावीरी देवी, जिनका जिक्र मेन स्ट्रीम इतिहास में नहीं मिलता। इन्हें दलित शौर्य और राष्ट्र निर्माण में योगदान के प्रतीक की तरह पेश किया गया। तो ये सिर्फ गौरव जगाना नहीं था, ये इतिहास को दोबारा लिखने की कोशिश थी। हाँ, कह सकते हैं। इन कहानियों का इस्तेमाल दलित आत्मसम्मान जगाने के साथ साथ जो स्थापित सवर्ण नायक थे उन्हें चुनौती देने के लिए भी किया गया। कई बार उन्हें धोखेबाज या गद्दार भी बताया गया। ये इतिहास की एक वैकल्पिक बहुजनवादी व्याख्या थी। और फिर सिर्फ कहानियां नहीं, मूर्तियां भी लगीं। हाँ, 1985 से 2005 के बीच और खासकर जब बसपा सत्ता में आई तो झलकारी बाई, उदा देवी, बिजली पासी, महाराजा सुहेलदेव, इनकी मूर्तियां यूपी में जगह जगह लगीं। बिजली पासी की मूर्ति लगना खास था क्योंकि ये साबित करता था कि निम्न जातियों के भी राजा हुए हैं, उनका भी इतिहास है। तो ये पूरा एक पिरामिड जैसा बनाया गया नायकों का। हाँ, दस्तावेज इसी पिरामिड मॉडल की बात करता है। सबसे नीचे स्थानीय नायक नायिकाएं, फिर स्थानीय राजा, फिर पौराणिक नायक जैसे एकलव्य, शंभुक, उनके ऊपर संत और सुधारक कबीर, रविदास, बुद्ध, और सबसे ऊपर आधुनिक नायक डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, शाहूजी महाराज। और इस पिरामिड के सामने कांशीराम जी और मायावती जी, इसका क्या मतलब था? मतलब ये कि नीचे से जो शक्ति और प्रेरणा आ रही है, स्थानीय गौरव से, संतों से, नायकों से, वो सब अंबेडकर जी की विचारधारा में मिलती है। और आज वो शक्ति कांशीराम जी और मायावती जी के नेतृत्व में है। ये पूरी कोशिश दलितों, पिछड़ों में एक सामूहिक स्मृति, जातीय गौरव और आत्मसम्मान बनाने की थी ताकि वो राजनीतिक रूप से एकजुट हो सकें। अच्छा, अब जरा पार्टी की संगठन की बात करें। ये सब जमीन पर कैसे होता था? हेडक्वार्टर कहाँ था? राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली के करोल बाग में रेगरपुरा में बना। ये दलित बहुल इलाका था। शुरुआती दिनों में, जैसा हमने कहा, बामसेफ का असर ज्यादा था क्योंकि उसमें पढ़े लिखे नौकरी वाले लोग थे। वो घोषणा पत्र, हालांकि बसपा ने 2004 तक औपचारिक घोषणा पत्र नहीं निकाला, चुनाव प्रबंधन, चंदा इकट्ठा करना, ये सब देखते थे। लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं और बामसेफ वालों में कोई तनाव भी था? हाँ, दस्तावेज कहता है कि था। जमीनी कार्यकर्ताओं को लगता था कि बामसेफ वाले जमीनी हकीकत नहीं समझते और कभी कभी काशीराम जी तक गलत जानकारी पहुंचाते हैं। बाद में काशीराम जी ने खुद कमान संभाली और जमीनी जरूरतों के हिसाब से रणनीति बनाई। और संगठन का ढांचा कैसा था? पारंपरिक पार्टियों से अलग? हाँ, काफी अलग। देश को करीब 100 मंडलों में बांटा गया, हजारों ऑफिस खुले। काशीराम जी मुखिया थे पर खुद को कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते थे। पार्टी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जैसे पद नहीं थे, सिर्फ संयोजक यानी कोऑर्डिनेटर होते थे जिन्हें काशीराम जी चुनते थे। कोई अंदरूनी चुनाव नहीं होते थे। उत्तर प्रदेश में ये कैसे काम करता था? यूपी में 14 मंडल थे, मंडल संयोजक, फिर जिला संयोजक, फिर बूथ स्तर के कार्यकर्ता। बूथ कमेटी बहुत अहम थी। उसमें कोशिश होती थी कि अलग अलग जातियों के 10 सदस्य हों। और
कार्यकर्ताओं की भी कैटेगरी थी? हाँ, 2 मेन कैटेगरीज थीं। एक वर्कर, ये फुल टाइम या पार्ट टाइम ज़मीनी कार्यकर्ता थे, अक्सर कम पढ़े लिखे लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए। दूसरे थे कार्डर, ये पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोग थे जो बामसेफ से भी हो सकते थे। इनका काम वर्करों को गाइड करना, ट्रेनिंग देना, मीटिंग करना, विचारधारा फैलाना था। एक तरह से पार्टी के थिंक टैंक और सुपरवाइजर। इनका कोई ड्रेस कोड या अभिवादन का तरीका? हाँ, अनौपचारिक ड्रेस कोड था, सफ़ेद शर्ट, नीली पैंट, और अभिवादन था जय भीम। ये सिर्फ नमस्ते नहीं था, ये अंबेडकर जी और उनके संदेश के प्रति सम्मान और कमिटमेंट था। सदस्यता कैसे मिलती थी? सवर्णों को मनाही थी? सदस्य बनने के लिए पहले समाज के लिए काम करके दिखाना होता था। सवर्णों को सदस्य बनने से रोका नहीं गया था, पर लीडरशिप में आने की मनाही थी। कांशीराम जी ने इसके लिए कैंची जाति शब्द इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि ये लोग नेतृत्व में आए तो बसपा के बदलाव के एजेंडे को कैंची की तरह काट देंगे। पार्टी की अपनी रिसर्च विंग, पब्लिकेशन, इंटेलिजेंस सर्विस भी थी? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी नहीं, एक आंदोलन था। रिसर्च विंग नीतियां बनाने, जातियों का इतिहास लिखने, नायकों को गढ़ने में मदद करती थी। पब्लिकेशन यूनिट ऑप्रेस्ड इंडियन और बहुजन संगठक जैसे अखबार पत्रिका निकालती थी। और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी गार्ड, ये तो बहुत अलग है। ये भी रणनीति का हिस्सा था। अपनी खुफिया सेवा थी जो पार्टी के अंदर बाहर नजर रखती थी, और अपने सुरक्षा गार्ड भी थे जिन्हें ब्लू ब्रिगेड वगैरह कहते थे। ये पुलिस पर निर्भरता कम करते थे और दलितों में आत्मसम्मान भी जगाते थे। लेकिन बसपा सिर्फ संगठन और चुनाव तक ही सीमित नहीं थी। 1988 के बाद सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए भी बड़े आंदोलन चलाए गए। बिल्कुल, बसपा खुद को सामाजिक आर्थिक बदलाव का जरिया मानती थी। सामाजिक बदलाव के लिए 5 आंदोलन थे: आत्मसम्मान, स्वतंत्रता, समानता, जाति तोड़ना और छुआछूत अन्याय मिटाना। और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए? उसके लिए भी 5 आंदोलन थे। एक था किसान आंदोलन, पर यह भूमिहीन और छोटे किसानों पर केंद्रित था, बड़े जमींदारों पर नहीं। कांशीराम जी का तर्क था कि पहले के आंदोलन का फायदा बड़े किसानों को ही मिलता था। और कौन से थे? एक स्वीपर आंदोलन था, सफारी कर्मचारियों के लिए। एक दस्तकार आंदोलन, कारीगरों के लिए। एक भागीदारी आंदोलन, सत्ता संसाधनों में हिस्सेदारी के लिए। और एक शरणार्थी आंदोलन का भी जिक्र है, वो क्या था? हाँ, वो बहुत खास था। ये उन करोड़ों गांव वालों के लिए था जो काम के लिए शहरों में आते हैं, पर सरकार उनकी सुध नहीं लेती। कांशीराम जी ने कहा कि बंटवारे के शरणार्थियों पर तो खर्च किया, पर इन करोड़ों आंतरिक शरणार्थियों या इकोनॉमिक रेफ्यूजी के लिए कुछ नहीं। इनमें ज्यादातर दलित, आदिवासी, पिछड़े ही होते हैं। ये मुद्दा उठाकर बसपा ने शहरों के हाशिए पर रहने वालों को भी जोड़ा। तो कुल मिलाकर ये सांस्कृतिक, संगठनिक, सामाजिक, आर्थिक रणनीतियों का एक पूरा पैकेज था जिसने दलितों, पिछड़ों को बसपा की तरफ खींचा और यूपी में पार्टी के उभार की नींव रखी। तो जैसा कि ये दस्तावेज हमें दिखाता है, बसपा का उदय सिर्फ राजनीतिक जोड़-तोड़ का नतीजा नहीं था। इसके पीछे कांशीराम जी की गहरी सामाजिक समझ थी, सांस्कृतिक प्रतीकों और नायकों की यादों का बहुत रणनीतिक इस्तेमाल था, दलितों, पिछड़ों की दबी हुई इच्छाओं और गुस्से को राजनीतिक ताकत में बदलने की जबरदस्त क्षमता थी, और जमीन पर एक मजबूत संगठन बनाने की मेहनत और दूरदर्शिता थी। बिल्कुल सही कहा। ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतिहास, संस्कृति, मिथक, नायकों की यादें, इन सब को राजनीतिक गोलबंदी, पहचान बनाने और जातीय गौरव जगाने के लिए कितने शक्तिशाली औजार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कांशीराम जी इसमें माहिर थे। और आखिर में ये दस्तावेज एक सवाल भी छोड़ जाता है हमारे लिए। हाँ, एक जरूरी सवाल ये उठता है कि ये जो सांस्कृतिक और भावनात्मक गोलबंदी है, जो यकीनन आत्मसम्मान जगाने और राजनीतिक चेतना लाने में बहुत असरदार हो सकती है, क्या वो हमेशा लंबे समय के सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने में भी उतनी ही कामयाब होती है, या फिर वक्त के साथ बदलते हालात में ऐसी रणनीतियों की अपनी कुछ सीमाएं भी सामने आती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचने की जरूरत है।